हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में मैं आपको कहानी बताऊंगा आगे की। किसके आगे की? कोरिया में जो लास्ट में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री कूप जो हुआ है, उसी के बारे में आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अब कोरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी अंडर द मिलिट्री कूप। ठीक है, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है जिसको आप कह सकते हैं कि कोरिया में जो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट है ना, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसी की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो 1961 में जो मिलिट्री कूप हुआ था, जो लास्ट में हमने वीडियो में देखा था, ठीक है, वो अब आगे बढ़ा। 1961 में जो मिलिट्री कूप हुआ था उसमें पार्क चन जो है, जनरल पार्क जो है, ये आके आपके सत्ता में काबिज हुए। लेकिन उसके साथ ही अब है तो क्या मिलिट्री कूप, यानी कि एक तरीके से ऑफिशियली इलेक्टेड तो है नहीं, क्योंकि मिलिट्री कूप का मतलब ही होता है भाई ओवरथ्रो कर दो गवर्नमेंट को। जो एग्जिस्टिंग उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दो, क्योंकि एक्चुअल में वो उस गवर्नमेंट का नाम ही बस डेमोक्रेटिक था, वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने उसको ओवरथ्रो तो किया। अब ओवरथ्रो करने के बाद अपनी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए इन्होंने अक्टूबर 1963 में इलेक्शंस हेल्ड करे थे। ठीक है, और इसमें ये मिलिट्री कूप के जो लीडर है मिस्टर पार्क, जनरल पार्क, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया की मैंने पिछले वीडियो में कहा कि बात सिर्फ साउथ कोरिया की ही होगी, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि कोई दुश्मनी है मेरी, इसलिए कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो। और जब प्रेसिडेंशियल शिप शुरू हो गई, जब प्रेसिडेंट बन गए पार्क, जनरल पार्क, तो उसके बाद पार्क एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी को चुना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सोची समझी जो है वो एक विजनरी, जो आप कहें स्ट्रेटजी थी। ठीक है, कि हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ करें। ठीक है, अपने उन एरियाज़ को पहचाना जिन एरियाज़ में हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। इन्होंने पहचानने के बाद अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाया और उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन करेंसी जो है वो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से फॉरेन करेंसी जैसे आएगी वैसे ही आपका खुद का करेंसी भी जो है मजबूत होगा, और साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो मजबूत होगी। आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कम है अब इस समय। ठीक है ना, आपके पास लायबिलिटीज़ कम है इस समय, लायबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्ज वगैरह ज़्यादा लेना नहीं। आप कर्ज वगैरह लोगे भी आप तो धीरे धीरे करके फॉरेन करेंसी के माध्यम से उसको चुकाते रह जाओगे, तो आसान भी हो जाएगा आपको कर्ज चुकाना। तो इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी जो है वो चुनी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए। क्लियर है? 5 ईयर प्लान शुरू किए जवाहरलाल नेहरू की तरह भारत में। कोई ऐसा नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू का रजिस्टर्ड वो है ना, रशिया से हमने लिया था, चूँकि हमने भी 5 ईयर प्लान्स लिए, तो वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल है एक तरीके का। वो 5 ईयर प्लानिंग जो वाला मॉडल है, ये बेसिकली जो सोशलिस्ट मॉडल है वो कई जगह चलता है। तो इन्होंने 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक प्लान्स बनाए, और गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट सेक्टर्स को, कॉरपोरेट फर्म्स को फेवर करना शुरू किया। क्लियर है? और यहाँ पर साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की एक्टिविटीज़ में ध्यान देना शुरू किया, और कोरिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वर्ल्ड मार्केट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, एक अच्छे क्वालिटी लेवल के जो प्रोडक्ट्स, उनके साथ compete करना है कोरियन मार्केट को, और खुद भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने हैं। यानी जो कोरियन मार्केट है, उस कोरियन मार्केट, या मैं कहूँ कोरियन इकोनॉमी को नाउ हैव टू compete विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ में compete करना है। तो ये एक बड़े विजन के साथ में जनरल पार्क यहाँ से, या प्रेसिडेंट पार्क मैं कह दूंगा, क्योंकि जनरल तो अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए वहाँ के, तो जो प्रेसिडेंट पार्क है वो इस तरह के डेवलपमेंट को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को आगे लेके चलेंगे। चलिए 1960 में, अर्ली 1960s में, यानी मैं कहूँ 1960s का जो शुरुआती दशक का जो शुरुआती ईयर है, उसमें कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, अनप्रेसिडेंटेड रेट से ग्रोथ करेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और अब आपने देखा ही, क्योंकि अब पॉलिसी क्या हो गई थी, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी थी। ठीक है, अब आगे, अच्छा अभी चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप इसको
समझें क्या चेंज हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग, 1960s के डिकेड में चेंज किया था, तो वही चेंज जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 1960s में चेंज क्या हो रहा है, इंपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी से एक्सपोर्ट प्रमोशन वाली पॉलिसी की तरफ जा रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स अ फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया उसी डिस्कशन को मैं आप बता रहा हूँ। 1960s के समय में एक्चुअल में चेंजेस हुए, जिन चेंजेस में पॉलिसी को प्रेसिडेंट पार्क ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से चेंज करके एक्सपोर्ट की तरफ लेके आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स को हम आसानी से ग्रो करा सकते हैं, और अगर हमारे ये सेक्टर्स गवर्नमेंट की असिस्टेंस से ग्रो करते हैं तो क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स को हम सेल करें और धीरे धीरे हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, क्योंकि इंपोर्ट अगर हम करते रहेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, हमारी करेंसी को भी डिवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमारे ऊपर कर्ज भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कहाँ से जनरेट करोगे, इंपोर्ट कर रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्सपोर्ट करोगे तो आपके बाकी एसोसिएटेड अलाइड सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेंगे। क्लियर है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, मैंने सोचा कि एक्सपोर्ट बस लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा आपको पूरा सेंटेंस प्रॉपर समझा देता हूं। परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो विजन है वो प्रेसिडेंट ने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। क्लियर है। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, मैंने कहा ना कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज सच में पोटेंशियल वाली इंडस्ट्रीज थी। तो इन्होंने लेबर इंटेंसिव लाइट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फोकस किया। देखो ये है विजनरी आइडिया। ना सिर्फ वो प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे थे, बल्कि साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे थे। एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे थे। तो लेबर इंटेंसिव जो लाइट इक्विपमेंट्स बनाने वाले या कुछ ऐसे हल्के उद्योग धंधे हैं, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा लेबर लगेगा काम करने के लिए, तो उस इंडस्ट्री को इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया ज़्यादा। क्लियर है। जैसे कि टेक्सटाइल में आपको स्पिनिंग से लेके, वीविंग से लेके और उसके कपड़े बनने से लेके और तमाम कितने बड़े लेबर इंटेंसिव वर्क है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो गई, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा लेबर अभी भी टेक्सटाइल में लगेगा ही लगेगा। क्लियर है। हर एक स्टेज में जब आपका कपड़ा तैयार हो रहा होगा, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से, जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट्स के एरियाज हो गए, जहाँ पर इनको एडवांटेज था कि भाई यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन है ही सही, इसको हम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे और इस टेक्सटाइल को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बढ़ेगा। क्लियर है। ड्यूरिंग द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s, इन दो दशकों में 60 और 70 के दशक में आप देखोगे अब लाइट इंडस्ट्रीज से फोकस को शिफ्ट करके हैवी इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। यानी अब धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा था कोरिया का इकोनॉमी। प्रेसिडेंट पार्क के लीडरशिप में परिवर्तन, लीप, एक छलांग लगाई गई। छलांग किधर लगाई गई कि अगले ही कुछ सालों में अब प्रोडक्शन जो था वो लाइट इंडस्ट्रीज की वजह, लाइट इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन तो अपने आप में एक लेवल अचीव कर चुका था, तो उसके साथ साथ अब ध्यान किधर देना शुरू किया सरकार ने, अब हैवी और केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना शुरू किया। क्लियर है। क्योंकि इनको लगा कि हमारा पोटेंशियल वहाँ भी है, और इन्होंने धीरे धीरे स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्शन वाली जो फैक्ट्रीज थी, इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। देखो साउथ कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स कितना आज के डेट में भी ताकतवर है ना। सैमसंग जैसे जायंट्स जो हैं वो यहाँ से आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में तो आप देख रहे हैं कि कोरियन मार्केट जो है वो दैट इज बहुत वर्ल्ड क्लास गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये वो सेक्टर्स थे जो हैवी इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर थे, जिनकी तरफ इन्होंने अब ध्यान देना शुरू किया। क्लियर है। इनको अब इकोनॉमिक रेस या जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उनकी रेस में इन फैक्ट्रीज को लगाया गया। 1970 के आसपास आते आते आप देखोगे वहां पर एक मूवमेंट शुरू किया इन्होंने। क्लियर है। न्यू विलेज मूवमेंट, जिसे नाम दिया सिमोल। सिमल नाम जो है ये कोरियन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब अर्थ होता है एक गांव, क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है। सो दिस मूवमेंट वाज न्यू विलेज मूवमेंट, न्यू बसावट, नया टेरिटरी, नया एरिया, नया जहां। ठीक है। ये मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। इस मूवमेंट का पर्पस था कि बड़े लेवल पर माइग्रेशन कराया जाए, रूरल पॉपुलेशन को, जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण आबादी है,
ठीक है, इसको माइग्रेट कराया जाए। क्लियर है। एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, कि अब हम क्या करें, ही इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंड मोबिलाइज द रूरल पीपल, ठीक है, एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। माइग्रेट शब्द वैसे मेरे ख्याल से ना कह के अपन ये कहें कि मोबिलाइज तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माइग्रेशन से तो वो गांव से शहर में आके बस जाएंगे और शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। माइग्रेशन नहीं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने रूरल एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू किया। रूरल एम्पावरमेंट का मतलब था कि अब गांव के लेवल पर इकोनॉमी को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, जो गांव के लेवल पर, रूरल लेवल पर जो इकोनॉमी है इसको मजबूत किया जाए, और गांव में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी हम आगे बढ़ाएं। तो कुल मिला के इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर, चाहे वो हैवी सेक्टर हो, चाहे वो लाइट इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कोई भी सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं। आप देखो, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह को, ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह को भी, ठीक है, लाइट इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज दोनों को आप देखोगे प्रमोट करना शुरू किया। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है जिसके ऊपर आपके बाकी इवन एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे आपके कोल या जो आयरन ओर्स हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ये एलाइड सेक्टर्स भी ग्रो कर रहे थे। तो अब इन्होंने रूरल एरिया की तरफ ध्यान देना शुरू किया और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मजबूत किया। मतलब ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर स्ट्रांग लीडरशिप, तो स्ट्रांग लीडरशिप का कुल मिला के ग्लोरिफिकेशन है इस वीडियो में कि कैसे जनरल पार्क के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर कोरिया में परिवर्तन हो रहे थे। क्लियर है। रूरल एम्पावरमेंट के दौरान इन्होंने देखा, ठीक है, मतलब रूरल एम्पावरमेंट के दौरान इन्होंने क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चेंज किया, आप देखो, एम्पावर्ड टू हेल्प देमसेल्व्स इन डेवलपिंग देयर विलेजेस। तो कुल मिला के जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, जैसे ग्राम स्वराज और आज के डेट में पंचायती राज और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 70s के डिकेड में कोरिया में बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा था। और इनका पर्पस क्या था कि रूरल लेवल पर इतनी सेल्फ सफिशिएंसी वो लोग अचीव कर ले, अपने आप को इतना एम्पावर कर ले, क्लियर है, कि उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छी खासी हो जाएं, गांव के लोगों को शहरों की तरफ आना ना पड़े। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इकोनॉमी को सेव करने के लिए। मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए क्या है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स अर्बन एरियाज में ज़्यादा अगर सेंटर्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनको जो लेबर सप्लाई है वो कहाँ से होगी, शहरों से तो हो जाएगी, और वो एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है। लेकिन फिर भी जो लेबर क्लास है या जो मैनुअल काम करने वाले लोग हैं, अब इनकी सप्लाई कहाँ से होगी, इनकी आपूर्ति, इसके लिए आपको गांव की जनता के ऊपर निर्भर रहना होगा। वो लोग जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो लोग जो उतने स्किल्ड नहीं है, ठीक है, जो मैनुअल काम ज़्यादा करेंगे, तो अब ये लोग कहाँ से, रूरल एरिया से आएंगे। रूरल एरिया से आएंगे, ठीक है, तो अपना परिवार वगैरह भी लेके आएंगे। अब फिर रहेंगे कहाँ, तो अभी रहने की एग्जैक्ट जगह नहीं है और अर्निंग्स इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्लम एरियाज़ में रहेंगे, या मैं कहूँ ऐसे एरियाज़ में रहेंगे जहाँ एम्यूनिटीज़ ज़्यादा नहीं है, तो स्लम एरियाज़ डेवलप होंगे। या फिर मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन उद्योग धंधों के विकसित होने की वजह से यहाँ पे अपना ऑप्शन देखेंगे। गाँव में चूँकि उनके पास खेत भी नहीं है और भी चीज़ें नहीं हैं सोर्स ऑफ इनकम की, तो वो लोग शहर आएंगे कि चलो यहाँ पे कुछ ना करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, ठेला लगाएंगे, रेडी लगाएंगे, कुछ भी ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा गांव के बजाय प्रॉपर लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। वो लोग भी जब आएंगे तो ये एक प्रेशर बढ़ाएंगे ना शहर के ऊपर। गांव और शहर के बीच का, ये आपको याद होगा हमारे जो लेट एक्स प्रेसिडेंट थे, है ना, विजनरी प्रेसिडेंट जो हमारे डॉक्टर कलाम थे, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक सजेस्ट किया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, कि भाई रूरल एरियाज़ में हम अर्बन एम्यूनिटीज़ को प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ें, ताकि रूरल लेवल से माइग्रेशन कम हो, शहरों के ऊपर दबाव भी ख़त्म हो। और फिर विजन 2020 जो दिया था, जो विजन ही रह गया, तो वो उन्होंने कहा था कि बहुत आसानी से हम रूरल एम्पावरमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रूरल एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दिया। क्लियर है। और बाद में इन्होंने देखो बाद में इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हो कि ये जो मूवमेंट है रूरल एम्पावरमेंट का, उसको एक गांव से दूसरे गांव, इस तरह से नेबरहुड एरियाज़ में तमाम एक्सपांड करना शुरू किया, और वहाँ पर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे वो डेवलप करने शुरू किए। क्लियर है। अर्बन एरियाज से उनको कनेक्ट करना शुरू किया। तो कुल मिला के एक प्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ पे चलना शुरू हो रहा है। ठीक है, आज आप देखोगे टुडे कोरिया इज शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दिस मूवमेंट विद डेवलपिंग कंट्रीज। आज दुनिया भर के जो विकसित देश हैं उनको कोरिया अपना मॉडल जो है वो शेयर कर रहा है। क्लियर है, जो कि इस मॉडल को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, इस सैमुअल मूवमेंट को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इतना इफेक्टिव है
हालांकि एरिया छोटा है, बट एरिया छोटे से मैटर नहीं करता है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल प्लान्ड हैं और थोड़ा सा ऑनेस्टी है, तो वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इंटेंशन चाहिए अचीव करने के लिए, ठीक है। चलिए, नाउ कोरिया अचीव्ड स्टार्टलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि कोरिया में बहुत तेजी से हो रही थी, और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा था क्योंकि वहां पे स्ट्रांग लीडरशिप थी, वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स थे जो करप्शन करने की बजाय देश को एम्पावर करने में ध्यान दे रहे थे। लीडरशिप मिलिट्री कूप से आई थी, वे लोग मिलिट्री के जवान थे, मतलब जवान का मतलब मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, खुद जनरल पार्क सेना के जनरल थे। तो समझ रहे हैं आप, डिसिप्लिन लेवल, ऑनेस्टी लेवल, ये तो बड़े लेवल पर रहेगा ही, इसलिए स्ट्रांग लीडरशिप मिल गई इनको। एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जनरल पार्क ने बड़े एरियाज में, मतलब आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में पोटेंशियल है, इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करो, इस एरिया को इस तरीके से डेवलप करो, और फिर फेज वाइज जो है वो एक ग्रेजुअल मैनर में एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट किया, रूरल लेवल पर जो है वो एम्पावरमेंट किया, ठीक है। इसके साथ साथ कोरिया में एजुकेशन का भी जो लेवल था, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए, उन्होंने भी इस इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़े लेवल पर जो है इसको सहायता दी, आप कह सकते हैं कोऑपरेट किया, कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि शिक्षित जब तक नहीं होगी जनता तब तक वो महत्व को नहीं समझेगी। आप कितनी भी राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद की बातें कर लें, ये सब शिक्षा से ही आती हैं। जब तक उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की जनता शिक्षित नहीं है, पूरी तरह से शिक्षित नहीं है देश के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, समाज के बारे में, संसाधनों के बारे में, तब तक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होता, वो अराइज ही नहीं होगा। तो बिलोंगिंगनेस कहाँ से आएगा? जब आपको पता चल जाएगा कि दिस एरिया बिलोंग्स टू मी, दिस कंट्री बिलोंग्स टू मी, ठीक है। चलिए, नाउ एट द डॉन ऑफ कोरियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब कोरिया में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यानी कि आपका जो औद्योगिकीकरण है, ये अपने पीक पॉइंट की तरफ जा रहा था, ग्रोथ की तरफ जा रहा था, ठीक है। उस समय ऑल द कोरियन वर्कर्स वर ऑलरेडी लिटरेट। अब देखो, उस समय इन उद्योग धंधों में काम करने वाली कोरियन पॉपुलेशन जो है, दे ऑल वर लिटरेट, ठीक है। और पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत आसान होता था उनके लिए नए नए स्किल्स को सीख लेना। यानी जिस भी फील्ड में नए रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उन टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करना एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी डम पर्सन को या बिल्कुल भी पढ़े लिखे व्यक्ति को, ना पढ़े लिखे व्यक्ति को आप लेके आओगे, तो उसको पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को, उस पर टाइम, रिसोर्सेज अननेसरी वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट तो नहीं, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर वो नहीं सीख पाया तो वेस्टेज है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोरियाज हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट्स हेल्प डेवलप द हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर। शुरू में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी शुरू हुई थी, इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी की वजह से चाइना में बड़े लेवल पर क्या हुआ? सेविंग्स हुई, और उसके बाद चाइना में सेविंग के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए। देखो, जब मार्केट डेवलप होता है ना, अब इन्होंने चूंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी और उन पे क्वालिटी मेंटेन करी, दूसरे लोगों को भी, दूसरे देश की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, या मैं कहूँ जो कंपनीज हैं, उनको इनवाइट किया कि आप आइए हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया में आप भेजिए, इसको एक्सपोर्ट करिए, तो हम आपको कुछ टैक्स रिबेट्स वगैरह देंगे। तो इससे बड़े लेवल पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक। इन सारी चीज़ों ने बड़े लेवल में हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में सहायता की। इसके अलावा बहुत सारे कोरियन लोग जो दूसरे देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है, वो मनी होता है, ठीक है, वो अमाउंट होता है रेमिटेंस, जिस अमाउंट को आप दूसरे देश में जाकर अपने देश भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्सन हैं, मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं, ठीक है, अब आप अमेरिका में जाके सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपने वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना शुरू किया, आप माइक्रोसॉफ्ट में किसी बहुत बड़े पद पर चले गए, बहुत बड़े डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर अच्छा खासा लाखों डॉलर्स में इनकम हो रही है, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। मान लीजिए अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को अमेरिका लेके भी गए, तो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग, आपके मेन पेरेंट्स जो है वो इंडिया में रहते हैं। तो आप अपने इनकम का एक जो हिस्सा है, आप अपनी इनकम का जो एक हिस्सा है, जो डॉलर, वो कहाँ भेजोगे? वो आप यहाँ भेजोगे कि नहीं? इंडिया भेजोगे।
तो आप भारत भेजना उसको शुरू करोगे ही करोगे, हर हाल में भारत भेजोगे। और इसको रेमिटेंस कहते हैं। इससे भी इनकम बढ़ेगी कि नहीं? इंडिया में डॉलर आ ही रहा है, कहीं ना कहीं से तो डॉलर आ रहा है ना। हाँ, तो ये जो रेमिटेंसेस थे जो ओवरसीज एरिया में यहाँ पे काम करते थे, इन्होंने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़े लेवल में हेल्प किया। तो आप चाइना में कह रहा हूँ, कोरिया कुल मिला के सब तरफ से अभी सरप्लस में चल रहा था। क्लियर है? इन अक्टूबर 1972, अक्टूबर 1972 में पाक डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द यसिन कॉन्स्टिट्यूशन। जब पाक को लगा कि अब जो कुछ भी पॉलिसीज मैंने शुरू की थी, ये पॉलिसीज जो है ये अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रूव कर रही हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर उन्होंने एक नया परिवर्तन किया। 1972 में ये जो नया परिवर्तन था, इस परिवर्तन को कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ यसिन कॉन्स्टिट्यूशन। यशिन का मतलब कोरियन लैंग्वेज में होता है रिस्टोरेशन। जैसे जापान में मेइजी रिस्टोरेशन हुआ था ना, बड़े लेवल पर परिवर्तन, रिस्टोरेशन, ठीक है, वैसे ही अब कोरियन कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन, ठीक है, यानी नॉर्मल कोरिया जो है वो आगे आप डेवलप्ड कोरिया आप कह सकते हैं। तो यसिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इम्प्लीमेंट किया और लोगों ने करने भी दिया, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके तहत इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया कि भाई अब हम ही परमानेंट स्थायी रूप से राष्ट्रपति रहेंगे। लोगों ने वेलकम भी किया। देखो यहीं से थोड़ा सा कुछ भी हो, है तो इंसान, देखो ना, भगवान तो है नहीं कि हमेशा अनबायस्ड रहेंगे, मन में कोई गलती नहीं होगी, मतलब मन में कुछ ऐसा पाप जैसा नहीं आएगा कि पावर है हमारे हाथ में, कुछ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, है कि नहीं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के साथ में, करप्ट एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं। इंसान है और इंसान में जैसे 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 आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो इट विल लीड टू करप्शन, सम काइंड ऑफ करप्शन, है ना, कैरेक्टर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, मतलब पर्सनल लेवल से लेके सोशल लाइफ तक आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा डेविएशन तो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी उसकी शुरुआत के बीज देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। सो अंडर द यशिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के ऊपर पूरी, है ना, प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेशन। अब भाई जब परमानेंट कोई भी रूलर हो जाए, परमानेंट तो रूलर ही होता है, परमानेंट लीडर जो है वो अगर होगा तो फिर समझ रहे हो ना, गड़बड़ होगा। तो यहां पर परमानेंट लीडर हो गए। जब परमानेंट लीडर हो गए तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को लेजिस्लेशन, ज्यूरिसडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंप्लीटली इंपोज कर दिया कि भाई किसी भी लेवल पर डिसीजन में प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट का लेजिस्लेशन के ऊपर कोई भी लॉ बनेगा दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अप्रूव्ड का मतलब है प्रेसिडेंट जो चाह रहा है वही होगा। ज्यूरिसडिक्शन भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन जो विंग हैं, पार्लियामेंट की कह दो, डेमोक्रेसी की कह दो, जिनके ऊपर डेमोक्रेसी टिकती है, जो पिलर कहे जाते हैं डेमोक्रेसी के, वो स्थापित थे। तो ये तीनों जो पिलर्स हैं उनको इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। क्लियर है? एंड ऑल्सो हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू रिपील एनी लॉ, यानी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई लॉ, कोई भी नियम जिसका मिसयूज भी कर सकते हैं कुछ लोग, तो ऐसे सिचुएशन में उसको इमरजेंसी प्रोविजन बना के उस नियम को, उस अधिनियम, उस कानून को रिपील कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। ये उन्होंने अपने हाथ में पावर ले ली। क्लियर है? लेकिन इसी दौरान आप देखिएगा 1979 के आसपास में आप देखोगे कि वर्ल्ड में, दुनिया में ऑयल क्राइसिस होगी। ध्यान रखिएगा, ऑयल क्राइसिस का मतलब है क्योंकि ये वो टाइम था जब कुछ वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, और वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो इस दौरान इनको, अब ऑब्वियस सी बात है, ऑयल का कंजम्पशन तो है ही सही, ऑयल का कंजम्पशन करना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करना है, तो उसको तो इनको जो वर्ल्ड की करेंसी है, जो डॉलर्स है, उसमें पे करना होगा। अब ऑयल क्राइसिस है तो रेट भी बढ़ जाएंगे। तो 1979 की जो ऑयल क्राइसिस थी, उस दौरान यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। क्लियर है? अच्छा, इस दौरान इन्होंने केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू किया कि भाई थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाएं हम। ओवर इन्वेस्टमेंट जो हुआ केमिकल इंडस्ट्री में, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिली नहीं इनको। क्लियर है? और इस दौरान बड़े लेवल पर पार्क की नीतियों का विरोध शुरू हुआ। वहाँ पर जो स्टूडेंट सेक्शन है, स्कॉलर्स हैं और जो अपोजिशन वाले लोग हैं, इन्होंने लगातार इनके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया और यासिन कॉन्स्टिट्यूशन या यासिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे। क्लियर है?
इसकी वजह से अब उन्होंने चूंकि हाथ में अपने पावर ली हुई थी कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं इमरजेंसी लगा दूंगा, तो इन्होंने यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। क्लियर है? बड़े लेवल पर सेपरेशन, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके अगेंस्ट कोई जाएगा तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने के लिए आपको सप्रेस करना पड़ेगा, तो बड़े लेवल पर इन्होंने सप्रेशन किया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। राजनीतिक अस्थिरता है ही सही, आर्थिक अस्थिरता भी है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक क्राइसिस पहले से है थोड़ा सा। इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो रही। अब इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौरान आप देखो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। और ऐसे प्रॉब्लम के दौरान जो इनके अगेंस्ट में थे, ऑपोजिशन में थे, ठीक है, उन्होंने प्लान किया पार्क के असैसिनेशन का, पार्क की हत्या। सो 1997 अक्टूबर 1997 पार्क वॉज असैसिनेटेड, पार्क की हत्या हो गई। और पार्क की हत्या होने के साथ में अब दूसरे लेवल का यहाँ पे परिवर्तन होगा, ठीक है, जिस परिवर्तन को हम अगले वीडियो में समझेंगे। क्लास 11 के हम लास्ट चैप्टर के कुछ लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा इजी तरीके से एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे। आप www.magnetbrains.com सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास 1 से इवन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे टैब्स दिखेंगे, जिसमें आप जिस भी पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो ना, उस क्लास को आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक विंडो दिखेगा, जिसमें सारे फैकल्टी मेंबर विद देयर क्लास एंड अलोंग विद देयर सब्जेक्ट। इसी को स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर क्लास 11 हिस्ट्री दिख जाएगा, इस तरह से दिखेगा। उसको क्लिक करोगे तब आपको इस तरह से विंडो दिखेगा, जिसमें आप देख रहे हो चैप्टर वाइज वीडियोज़ यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज हैं। क्लियर है? यानी सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज है। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को वॉच करना है, आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? जब वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा तो आप आसानी से घर बैठे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को लाइक करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपकी तरह के जो स्टूडेंट हैं उनको, बाकी लोगों को भी तो बेनिफिट मिले, एंड साथ साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हमेशा बने रहना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो कोरिया की घटना चल रही है ना, जिसमें पार्क को असैसिनेट कर दिया गया, जो प्रेसिडेंट पार्क थे उनको असैसिनेट कर दिया गया, उससे हम आगे समझेंगे। अभी डेमोक्रेसी नहीं आ रही है कोरिया में, ध्यान रखिएगा। तो एक युग का अंत हुआ। प्रेसिडेंट पार्क इतने, मतलब उनकी लेगेसी ऐसी है कि आज भी उनको कोरिया में बहुत बड़े लेवल पर माना जाता है। कॉमन इंसान जो है कोरिया का, नॉर्मल जो लोग हैं कोरिया के, कॉमन मैन है, वो एक तरीके से उनको एक बहुत स्टालवर्ट लीडर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत सम्मान है उनका प्रेसिडेंट पार्क का। अब वो लास्ट टाइम पर चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए और फिर उनका असैसिनेशन भी हो गया, ठीक है, सप्रेशन भी उन्होंने किया। लेकिन उनका बनाया जो यसन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोरिया में है, और आप कह सकते हैं कि आगे भी उसी के तहत काम होगा। हालांकि उसमें चेंजेस बहुत बड़े लेवल पर होंगे, क्योंकि यसन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था, और अभी प्रेसिडेंट इलेक्टेड तो था नहीं। तो आज की वीडियो में हम वही समझेंगे कि कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्राटाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन जो है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है साथ साथ, और डिमांड के साथ साथ जो आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए भी बड़े लेवल पर मूवमेंट होंगे। तो शुरुआत वहीं से होगी कि प्रेसिडेंट पार्क का जब असैसिनेशन हुआ, जब डेथ हुई दिसंबर 1979 में, अनदर मिलिट्री कूप हैपेंड देयर। अक्टूबर में प्रेसिडेंट पार्क वाज असैसिनेटेड। अक्टूबर 1979 में प्रेसिडेंट जो पार्क हैं, ही वाज असैसिनेटेड। और जब इनका असैसिनेशन हुआ, इनकी हत्या हुई, तो उसके बाद उसी मिलिट्री ग्रुप का एक पर्सन है, या मैं कहूँ एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है, जिसका नाम था डू वॉन, चुन डू वॉन। सो ही वाज द नेक्स्ट, आप कह सकते हैं, लीडर ऑफ द मिलिट्री कूप। इसने वापस से मिलिट्री कूप किया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। यानी अभी सत्ता मिलिट्री के हाथ में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट पार्क के जाने के बाद वहां पर मिलिट्री का रूल खत्म हो जाएगा।
1980 में 1980 में बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए शहर के अलग अलग शहरों में पूरे राष्ट्र के, ठीक है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने ये डिमांड की कि भाई ठीक है, प्रेसिडेंट पार्क ने जो किया, डेवलपमेंट भी हुआ, मिलिट्री कूप हुआ, ठीक है, बट अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो इनका ये कहना था कि भाई अब हमें बड़े लेवल पर यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए। तो स्टूडेंट्स और बहुत सारे सिटीजन्स जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी की जो है गतिविधि यानी डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट करना शुरू कर। इसी दौरान जो कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन भी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो नया आपका लीडरशिप आ रहा है ना, ये नया लीडरशिप भी क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है। तो कुछ लोग थे जो प्रेसिडेंट पार्क के एकदम फॉलोअर्स थे, फर्म बिलीवर्स थे उनके, वो लोग इस पार्टी के साथ में अपने संबंध जो है वो तोड़ेंगे और यही लोग अब डेमोक्रेसी के लिए जो है वो जो हवा चल रही है उसमें भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यानी जो एक दूसरा धड़ा है जो अब मिलिट्री कूप के थ्रू यहाँ पर रूल कर रहा है ना, ये इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट मिलिट्री कूप हुआ 1979 में, तो नेक्स्ट मिलिट्री कूप के साथ साथ नया पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुआ और तभी तो वीडियो का पूरा नाम ही दिया है, यानी टॉपिक का पूरा नाम ही दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, साथ साथ में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के कॉल भी हो रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट जो पार्क चुन का जो मिलिट्री वो था उसमें फैक्शन हो गए और ये जो मिलिट्री धड़ा है, ठीक है, इस मिलिट्री धड़े का यानी कि जो नया प्रेसिडेंट जो बना है, चुन प्रेसिडेंट का जो मिलिट्री फैक्शन है, इसको बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट फेस करने पड़ गए। चलिए ऑब्वियस ही बात है, अब जब मिलिट्री फैक्शन को प्रोटेस्ट फेस करना पड़ेगा तो यासीन कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री को पावर देता था, प्रेसिडेंट को पावर देता था कि आप इमरजेंसी इंपोज करके बड़े लेवल पर क्या कर सकते हो, जो भी चाहो, हर लॉ को डिक्लेयर कर सकते हो इनवैलिड। तो इन्होंने भी वही किया, मिलिट्री फैक्शन जो था इसने सप्रेस करना शुरू कर दिया डेमोक्रेसी मूवमेंट को। क्लियर है? और मार्शल लॉ लगा दिए कंट्री में, ठीक है, कंट्री वॉज इम्पोज्ड बाय मार्शल लॉ। अब वो कोरिया है तो कोरिया का तो डायरेक्ट इकोनॉमी से रिलेशन है तो कंपनी आ गया, ठीक है। सो मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन द कंट्री, मार्शल लॉ जो है वो कंट्री में इम्पोज हो गया। इसका मतलब था कि डायरेक्ट मिलिट्री रूल है ना, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो मिलिट्री अभी कर ही रही थी एक तरीके से, लेकिन अब कॉमन जो है ना, जैसे पुलिसिंग है, पुलिसिंग की जगह वहाँ पर मिलिट्री। तो मार्शल लॉ का मतलब है कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोचना भी नहीं है, अपने घर के चार दीवारी में सोच लो बट पता नहीं चलना चाहिए जो डिक्टेटर है या जो मिलिट्री हेड है वहाँ का। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ में कंप्लीट मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ। क्लियर है? इसी दौरान मार्शल लॉ भले लगा हुआ था लेकिन डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के जो मूवमेंट थे ये चल रहे थे, सप्रेशन भी चल रहा था साथ साथ। इसी दौरान बड़े लेवल पर जब मार्शल लॉ लगा तो मार्शल लॉ को हटाने के लिए साउथ कोरिया का एक शहर है ग्वांगजू, इस ग्वांगजू में बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट शुरू हुए। मार्शल लॉ के दौरान सप्रेशन भी चल रहा था, मूवमेंट भी शुरू हो रहा था। मूवमेंट जो था इसका बेसिक एम यही था कि मार्शल लॉ को खत्म करना, डिमांडेड दैट मार्शल लॉ शुड बी एंडेड and in this movement particularly students and other citizens participated। क्लियर है? इस मूवमेंट में इन्होंने कहा कि भाई भले कितना भी हमें सप्रेशन झेलना पड़े, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं भगेंगे, हमें आप सप्रेस करिए, हमें आप है ना टॉर्चर करिए, बट आप मार्शल लॉ ख़त्म करिए। इस मूवमेंट को नाम दिया गया ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट। ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट बहुत बड़ी लहर लेके आएगा, वहाँ पे बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए। क्लियर है? हालांकि सप्रेशन जारी था क्योंकि आपके हाथ में पावर है, तो पावर की वजह से जो नया मिलिट्री डिक्टेटर है हमारा चुन, वो बड़े लेवल पर इन मूवमेंट को सप्रेस करता चला जा रहा था। क्लियर है? और उसके बाद आखिरकार जब इन मूवमेंट्स को सप्रेस कर लिया नए मिलिट्री डिक्टेटर या नए मिलिट्री प्रेसिडेंट ने, तो उसने यासीन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन करवाए और इस इलेक्शन में अपने आप को यासीन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। तो अभी वो मिलिट्री कूप वाला सिस्टम चल रहा है, डेमोक्रेसी की भले डिमांड है लेकिन फिर भी
ये एक मिलिट्री कूप वाला सिस्टम चला रहा है, साथ में चला आ रहा है साथ में, और साथ साथ में डेमोक्रेसी की डिमांड भी चल रही है। धीरे धीरे चुन एडमिनिस्ट्रेशन ने वही रास्ता चुना जो रास्ता पार्क ने, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्रेफरेंस देने वाला रास्ता। क्लियर है। और चुन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग किया। क्लियर है। और डेमोक्रेटाइजेशन वाले जो मूवमेंट थे उनके सप्रेशन की तरफ भी ध्यान दिया। क्लियर है। और अपनी रेजिम को, अपनी सत्ता को स्टेबलाइज करने की तरफ ध्यान दिया। ठीक है। इस दौरान जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चूंकि मैंने कहा उस पर फोकस हो रहा था, तो ठीक वही ग्रोथ अचीव करेगा चुन एडमिनिस्ट्रेशन भी, जिस तरह की ग्रोथ पहले हो चुकी है। आप देखोगे कि उस समय ये एक समय भी ऐसा था जब अर्थव्यवस्था पूरे ग्लोबल लेवल पर अपने बूम पर थी। ठीक है। 80s के डिकेड के आसपास जो है, ये टाइम भी ऐसा है जब इकोनॉमिक जो पूरा मार्केट है, ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट है, इट वाज इन बूम। और इसी का फ़ायदा, चूंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी थी, तो इसका फ़ायदा कोरिया इकोनॉमी को भी मिला, कोरियन इकोनॉमी को भी मिला। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि नीचे आ गई थी 1.7% पर, वो 1980 में 13.2% आप देख सकते हैं। ठीक है। कितनी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया। क्लियर है। तो 1980 में जो 1.7% था, वो 1983 में 13.2%, महज 3 सालों में आप देख रहे हैं 13.2% हो गया। क्लियर है। और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ ग्रोथ रेट अचीव कर रहे थे, इन्फ्लेशन को भी उन्होंने नीचे ला दिया। क्लियर है। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से फिर से जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वो हर जगह पर रिफ्लेक्ट भी होगा ना। जो आप अभी आप परसेंटेज के टर्म पर, तो ये परसेंटेज जो है, इसको आप मॉनेटरी टर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा। ये परसेंटेज क्या शो करता है? परसेंटेज तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई मेरी सैलरी जो है वो 100% इंक्रीज हो गई, तो पहले क्या सैलरी थी अब ये देखा जाए, और उसके बाद अब जो भी सैलरी है उसमें 100% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आपके जीवन स्तर में, खर्चों में भी उसी लेवल का चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब अभी आपने तो 100% कह दिया, बट इस 100% को अगर मैं उसी मॉनेटरी एस्पेक्ट पे देखूं, मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी थी? ठीक है, 20,000 रुपये थी। ठीक है। अब वापस से 40 हो गई, जस्ट डबल हो गई। क्लियर है। तो जो एक्सपेंसेस 20 में हो रहे थे, अब वो 40 में के हिसाब से होंगे ना, तो कुछ ना कुछ जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। सो आप देख रहे हैं कि इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अर्बनाइजेशन भी हुआ, एजुकेशन लेवल, और साथ साथ अब मीडिया एडवांसमेंट्स भी हुए। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर फील्ड में भी बड़े लेवल पर चेंजेस हुए। ठीक है। इन चेंजेस के साथ साथ जब ये मीडिया एडवांसमेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंफॉर्मेशन का दौर शुरू होगा, तो वापस से सिटीजन्स सेल्फ अवेयरनेस तेजी से बढ़ेगी। क्लियर है। और डेमोक्रेटाइजेशन के मूवमेंट जो बीच बीच में थोड़ा सा शांत हो जाते थे ना, वो वापस से इन्होंने रफ्तार पकड़ ली। सो नाउ अगेन द मूवमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल राइट्स की, भाई हमारे राजनीतिक अधिकारों को प्रिजर्व किया जाए, इससे रिलेटेड जो मूवमेंट है वापस से शुरू हो गए। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात शुरू हो गई, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट हो सके। अभी क्या होता है, अभी जो यासिन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इस यासिन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रेसिडेंट के पास हमेशा क्या रहती है, पावर है कि ही विल बी द परमानेंट हेड ऑफ द नेशन, वो देश का स्थायी हेड हो गया। और उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। ठीक है। वो इन तीनों में कंट्रोल कर सकता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तीनों में कंट्रोल कर सकता है बड़े लेवल पर। और कंट्रोल तो छोड़ो, जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी भी लगा सकता है, और सारे लॉज को नल एंड वॉइड भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो ये कहा गया कि यार देखो, ऐसा है कि ये जो परमानेंट प्रेसिडेंट है ना, इसी को चेंज करो भाई, ताकि जनता के हाथ में भी तो शक्ति हो। डेमोक्रेसी यही तो है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएं, सो दैट थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड डायरेक्टली। वी कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लेवल पर इलेक्ट कर सके। क्लियर है। जब ये डिमांड चली रही थी, उसी दौरान लगभग मई 1987 में एक घटना हुई। ये घटना क्या थी? मई 1987 में एक, चूँकि मीडिया एडवांसमेंट है ना, अब इन्होंने खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना, लोगों को बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिया, उसी के थ्रू एक न्यूज़ पब्लिक में आ गई है ना, उजागर हो गई, बाहर आ गई, जिस न्यूज़ में ये था कि भाई चुन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बड़े लेवल पर उन
इन्वेस्टिगेशंस को, उन इंक्वायरीज को दबाया है, मिनिमाइज कर दिया है, कम से कम कर दिया है, जिन इंक्वायरीज में जो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स थे, जो मूवमेंट करते थे, उनको टॉर्चर करके उनको मार दिया गया। अब जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, ठीक है, तो बड़े लेवल पर सिटीजन्स ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया और वापस से फिर से फुल स्केल पर फुल फ्लेज्ड जो डेमोक्रेटाइजेशन के मूवमेंट्स थे वो शुरू हो गए। क्लियर है? जून में फिर से डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ, जैसे ग्वांगजू डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था, ग्वांगजू डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट हुआ था, वैसे जून डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ। क्लियर है? जिसमें स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास के लोगों ने हिस्सा लिया। क्लियर है? बड़े लेवल पर मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और आगे आप देखोगे इसकी वजह से चुन एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनली रिवीजन करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में और फाइनली डायरेक्ट इलेक्शन जो है, ये जो हमारा कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन, यहाँ तक हम पहुँच गए फाइनली। यानी अब मजबूरी में, अब इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इस तरह थी कि इनके पास विकल्प नहीं बचे थे और मजबूरी में चुन एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़े। मजबूरी का मतलब है एक पब्लिक प्रेशर ऐसा होता है, देखिए कि अब इंटरनेशनल लेवल पर 1980s 90 में आप पहुँच रहे हैं, इतने बड़े लेवल पर मूवमेंट हो रहा है, तो या तो आप उसको सप्रेस करते रहें, तो फिर एक इकोनॉमिक ग्रोथ फिर सेट हो जानी थी। लेकिन शायद चुन बेचारा दिल का अच्छा व्यक्ति था, है ना, उसको लगा होगा कि यार छोड़ो, क्या है, पावर के चक्कर में देश फिर से गर्त में चला जाएगा। कर्ज वो चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, मिलिट्री डिक्टेटर था ही सही, लेकिन हो सकता है उसको ये भी डर था कि पहले जैसे प्रेसिडेंट पार्क की तरह मेरी भी हत्या ना हो जाए जब मैं वापस से ज़बरदस्ती इनको सप्रेस करने की कोशिश में रहूँ, क्योंकि है तो मिलिट्री डिक्टेटर ना, हो सकता है मिलिट्री में से किसी का दिमाग खराब हो कि ज़बरदस्ती, तो कंट्री के अगेंस्ट जा रहा है। तो फाइनली जो चुन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए और डायरेक्ट इलेक्शन को अलाउ किया। क्लियर है? यहाँ से कोरियन डेमोक्रेसी का एक नया चैप्टर शुरू होता है और कोरियन डेमोक्रेसी के इस चैप्टर के साथ में कोरियन इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन उस ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम शुरू होंगी, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी कोरियन इकोनॉमी में, क्यों कोरिया को IMF से कर्ज लेना पड़ा और कौन नया अगला प्रेसिडेंट बना। ये कोरिया का लास्ट वीडियो होगा, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्लास 11th के सारे वीडियोस जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आपके लिए उपलब्ध हैं, आप आसानी से इनको एक्सेस कर सकते हैं। www.magnetbrains.com सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे प्रॉपर वीडियोस आपके लिए अरेंज है। अब चूँकि हम यहाँ क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो क्लास 11th का टैब आपको दिख रहा है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्लिक करने के साथ ही आप इस तरीके का एक स्क्रीन पाएंगे जहाँ पर सारे क्लास के, देख रहे हैं आप, वीडियोज़ का टैब दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रही है विथ द सब्जेक्ट। आप इसी को स्क्रॉल करोगे ना तो क्लास 11th हिस्ट्री दिखेगा कुछ इस तरीके से, वहाँ पे ऐसा दिखेगा। उसको क्लिक करोगे तब इस तरह का एक विंडो दिखेगा आपको। उस विंडो को फिर जब आप देखोगे तो यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्रॉपरली दिख जाएंगे। ये चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं पर्टिकुलर चैप्टर के थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज वीडियो हैं। इनको आपको जिस भी टॉपिक को आपको वॉच करना है, आप जिस उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो इस तरह से प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफर्ट है, ये हमारा प्रयास है ताकि आप घर बैठे हम आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी नॉलेज आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर सकें। इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेकर आपके दरवाजे तक, आपके डेस्क तक, आपके स्टडी टेबल तक पहुँचा सकें। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने ही दोस्तों के बीच में, और साथ ही आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कोरिया और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, कोरिया और उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। ये बेसिकली जो डिस्कशन होगा इसमें आप पिछले वीडियो से रिलेट करना शुरू करो इसको। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कोरिया जब से डिवाइड हुआ है ना, थोड़ा सा एक बार अगर शॉर्ट में एक रिकैपिचुलेशन अगर हम देख लें तो रिकैपिचुलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान के क्लचेस से कोरिया को फ्री कराया गया। ठीक है, कोरिया आज़ाद हुआ, लेकिन कोरिया में अमेरिका और रूस का ऑक्यूपेशन शुरू हुआ और इस ऑक्यूपेशन के साथ में कोरिया का डिवीजन हो गया, कोरिया बट गया। 38 पैरेलल डिवाइड लाइन थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ की तरफ में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस था,
साउथ की तरफ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। बेसिकली जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो साउथ कोरिया के ऊपर हैं कि किस तरीके से कोरिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में तो डिक्टेटरशिप चल रही थी। यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि मिलिट्री कूप नहीं था। आपने देखा कि साउथ कोरिया में शुरुआत के दिनों में क्या हुआ, प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि कोई भी पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से, पहले तो 3 सालों तक युद्ध चलता रहा, 3-4 साल। 1953 में ये कोल्ड वॉर के डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट से बाहर आए, ठीक है। दूसरे की जो कहें कि लड़ाई थी ना, है ना, दूसरे किसी और के फटे में ये इनकी पिटाई हो गई, ये सिचुएशन हो गई। तो अमेरिका और रूस की जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट थी, आइडियोलॉजिकल फाइट थी कोल्ड वॉर में, वो कोल्ड वॉर यहाँ पर रंग दिखाया और कोरिया में जो है वो बैटल रहा। फाइनली 1953 में जो आर्मस्टाइट्स ट्रीटी हुई उसके थ्रू खत्म हुआ युद्ध और उसके बाद फिर कोरिया ने ध्यान देना शुरू किया अपने डेवलपमेंट में। इस डेवलपमेंट के दौरान भी तमाम समस्याएं आई, ठीक है। तो मिलिट्री कूप हुआ और मेन डेवलपमेंट शुरू हुआ जनरल पार्क के ज़माने से, ठीक है। तो जब जनरल पार्क के ज़माने से डेवलपमेंट शुरू हुआ तो वो अच्छा खासा चल रहा था। उसके पहले भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी ज़्यादा काउंट नहीं कर रहे। जनरल पार्क के ज़माने से जो डेवलपमेंट शुरू हुआ वो अच्छा खासा था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी और तमाम सारा केमिकल और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया। बहुत सेलिब्रेटेड लीडर रहे वो साउथ कोरिया के। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, अपने आप को परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसके साथ ही उनके इस आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी के अगेंस्ट में कोरियन जो पब्लिक है उसका कुछ प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू हो रही थी यहाँ पे, यानी प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की डिमांड शुरू हो रही थी। और इस डिमांड की वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई उसमें पार्क को असैसिन कर दिया गया, पार्क को किल कर दिया गया। उसके बाद दूसरा मिलिट्री कूप हुआ जिसमें आर्मी का ही एक पर्सन आया। क्लियर है? तो लास्ट हमारा जो वीडियो था उसी में आपने ये चीज़ देखी थी, जो सेकंड मिलिट्री कूप था। और उसमें चुन दो जो पर्सन थे वो बेसिकली चुन दो हॉन बेसिकली जो है वो प्रेसिडेंट हैं अभी, और उनके ज़माने में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चल रही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉल फॉर डेमोक्रेसी ये साथ साथ चल रहा था। दैट वाज द टॉपिक ऑफ आवर लास्ट वीडियो। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अब हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कोरिया में डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश होगी। क्योंकि लास्ट में आपने देखा बड़े लेवल पर मूवमेंट्स हुए, डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट हुए, ठीक है। और इन मूवमेंट्स में फाइनली दैट द प्रेसिडेंट डू हॉन ही वॉज एग्रीड, ठीक है, वो एग्री हो गए कि ठीक है हम डेमोक्रेसी को स्मूथली ट्रांजिशन करवाते हैं और इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए। और पहली बार अब जाके 80s में कोरिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब है जहां पर बाकायदा सिविलियन व्यक्ति रूल करेगा। वहां से कहानी शुरू हो रही है। 1987 में आप देखेंगे जब यहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं, तो इलेक्शन के बाद की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर है? इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर आपने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो रही थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौरान अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो अपोजिशन वाले थे इलेक्शन कराने के लिए तो तैयार हैं ये। अच्छा, अभी इलेक्शन हुए नहीं, ध्यान रखिए, अभी इलेक्शंस हुए नहीं, ठीक है। जब हम कहानी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे तो इलेक्शंस आर येट टू हैपन, इलेक्शंस आर येट टू हैपन। देयर इज अ प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन, द न्यू इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यासिन कॉन्स्टिट्यूशन जो किसने बनाया था? प्रेसिडेंट पार्क ने बनाया था। उसमें अमेंडमेंट्स किए और जो परमानेंट प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश करने वाला प्रोविजन था उसको चेंज करके उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि अब जो पर्सन होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, दैट विल बी इलेक्टेड, वो चुना हुआ होगा। चलो, जो एग्जिस्टिंग लीडर है ना हमारा डू हॉन, ही वॉज रेडी कि ठीक है आइए आप लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए, इलेक्शन करवाते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ? वापस से 1987 में देयर वाज अगेन सम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और इस बार क्या थी? इस बार इतने दिनों से तो सिचुएशन ऐसी थी, मतलब ये एक मजाक की बात मान लें आप, मजाक ना भी सही तो आप कह सकते हैं कि लोगों को विरोध करने का एक एनर्जी तो आया, लेकिन अपने आप को यूनाइट करने का एनर्जी नहीं आया। लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ तो रहे थे, लेकिन जब वास्तविकता में इलेक्शन आया तो उस दौरान दे फेल्ड टू यूनाइट देमसेल्व्स। दे फेल्ड टू यूनाइट देमसेल्व्स मीन्स देयर वाज नो एनी कंसेंसस अमंग द opposition leader.
विरोधी पार्टियों के बीच में कोई एक बड़ा आम सहमति नहीं था कि भाई हम लड़ेंगे एक साथ होके। अच्छा, जब ऑपोजिशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यूनाइट नहीं हो पा रहा, या मैं कह दूं कि जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में यूनाइट नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे काम किया जाए आगे? क्लियर है? तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस समय ये आ रही थी कि द अपोजिशन लीडर्स फेल्ड टू यूनाइट अगेंस्ट द डू हॉन, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज एक्चुअली कंटेस्टिंग द इलेक्शन कि ठीक है, भले हम प्रेसिडेंट थे अभी तक मिलिट्री कूप के थ्रू, अब हम इलेक्शन में भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोकोगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एनीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन। और ये बात तो श्योर थी कि डू हॉन का जो इकोनॉमिक लीडरशिप था, इनके ज़माने में समस्याएं आई। समस्याएं किस लीडर के ज़माने में नहीं आती हैं? ठीक है, अपोजिशन हुआ, उन अपोजिशन को, उन विद्रोह को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये उनके लिए और पॉजिटिव हो गया। लेकिन उनके ज़माने में आखिरकार इकोनॉमिक सेटअप भी तो अच्छा खासा था। आपने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था आपसे, 1.7% इकोनॉमिक ग्रोथ जो चल रही थी उसको 13.7 समथिंग में लेके आ गए थे। ठीक है, और महज 3 सालों में ये 13% की ग्रोथ इन्होंने अचीव की थी, और इन्फ्लेशन को भी इन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। सो दैट वाज अ अचीवमेंट। वो ये एक अपने आप में बड़े लेवल की अचीवमेंट थी। तो अब ऐसा लीडर जो है, उसके अगेंस्ट में आसानी से अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा था। जब गेन नहीं कर पा रहा था तो प्रॉब्लम ये हुई कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई कि भाई इलेक्शन करवा तो दे, लेकिन इन इलेक्शन में पार्टीज प्रॉपरली पार्टिसिपेट तो करें। थोड़ा मिलेगा, फिर ये कहेंगे हमसे कि आप ही जीत गए इलेक्शन। तो अपोजिशन लीडर यूनाइट होकर अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार नहीं कर रहे थे, और छोटे छोटे फॉर्म में लड़ेंगे तो ये वही हो जाएगा जैसे आपके इंडिया में हो रहा है कि नहीं, अलग छोटी छोटी पार्टीज अपने अपने एरिया में लड़ेंगी तो वो रीजनल या पर्टिकुलर स्टेट में आगे हैं, लेकिन सेंटर की बात जब करेंगे तो सेंटर में जो बैठे लीडर है उनको वो हराने में मुश्किल हो जाएगा, है ना उनको। तो यहाँ पर एक अपोजिशन लीडर है, इन अपोजिशन लीडर्स ने अपोजिशन पार्टीज की तरफ से डू हॉन से एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है हम बनते हैं। क्लियर? ठीक है। सो नाउ दिस पर्सन रू ताइवो वाज इलेक्टेड। ठीक है, रू ताइवो वाज द पर्सन हु आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड फॉर सम टाइम, कुछ दिनों तक इलेक्टेड रहे, लेकिन फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ही वॉज नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट। इनकी लीडरशिप में अगेन थोड़ा सा कुछ क्राइसिस क्रिएट होनी शुरू हो गई। जब क्राइसिस क्रिएट होनी शुरू हो गई तो अगले फिर से 3 सालों के बाद प्रॉब्लम हुई। ठीक है, इस समय बहुत पुराने समय से, मतलब ये जो डेमोक्रेसी की डिमांड चल रही है साउथ कोरिया में, तो इसके एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने फाइनली जो है थोड़ा सा एक लीडरशिप अपनी स्किल दिखाई और बाकी पार्टीज के कंसेंसस से कह दें या बाकी पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करवा के उन्होंने नाम क्या था, किम योंग सैम। ठीक है, इन्होंने रोज की पार्टी के साथ में कोलिशन कर लिया। ठीक है, यानी कुल मिला के ऑपोजिशन या रूलिंग सब एक जैसे हो गए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ऑपोजिशन जैसा नहीं। तो उन्होंने रो की पार्टी के साथ में, या जो रो पर्सन आ रहे हैं वहाँ पे, जो बेसिकली इन्हीं के उसमें से आते हैं, उनके साथ में एक तरीके से कोलिशन कर लिया। ठीक है, और कोलिशन करने के बाद फाइनली रो ने इनको, बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एंड वर्दी एज वेल, तो फिर इनको लगा कि ठीक है चलो अभी कुछ समय के लिए काफ़ी सीनियर भी हो गए, एटलीस्ट प्रेसिडेंटशिप इनके पास जानी चाहिए। सो नाउ इन दिसंबर 1992 फर्स्ट टाइम, बिकॉज रो वॉज एक्चुअली द मेंबर ऑफ दैट मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो उसी डू हॉन के उसमें से बिलोंग करते थे। तो अब पहली बार 1992 में, जब से कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1945 के बाद से, ठीक है, तो 1945 के बाद से पहली बार ये सिचुएशन होगी कि अ सिविलियन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर डिकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल। ठीक है, शुरुआत में ये सिचुएशन बनी थी, लेकिन फिर वो तो ऐसे ही थे, उस सिचुएशन के हटा दे, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट पार्क के मिलिट्री रूल लगाने के बाद से ये पहला ऐसा पर्सन है, ये पहला सिविलियन है जिसने अपने हाथ में कोरिया की कमांडिंग ली। सो द फर्स्ट पर्सन आफ्टर द डिकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल, दशकों के मिलिट्री रूल के बाद में, किम योंग सैम वॉज द पर्सन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए। क्लियर? नाउ अब इनके ज़माने में डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू होगी। इन्होंने भी वही काम किया जो अभी तक, जो इनके
जो पूर्वज या कहें कि इनके जो पहले वाले लीडर कर रहे थे, इसी पॉलिसी को इन्होंने भी कंटिन्यू रखा। इन्होंने पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, क्योंकि वो पॉलिसी सबसे बेस्ट सक्सेसफुल हो रही थी, तो इनको लगा कि ठीक है, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। सो नाउ इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑल्सो फेवर फॉर द एक्सपोर्ट ड्राइवन पॉलिसी। क्लियर है? और इस एक्सपोर्ट ड्राइवन पॉलिसी में भी सेम इकोनॉमिक मॉडल चुना गया कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, इन प्राइवेट कंपनीज को पैकेजेस, इन प्राइवेट कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स, इन प्राइवेट कंपनीज को मोटिवेशन, प्रमोशन, या कुल मिला के वो एटमॉस्फेयर देना जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जा सके। क्लियर है? तो नई नई कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर ग्रो होंगी, और ऐसी कंपनीज जो सिर्फ साउथ कोरिया के आसपास या कोरिया में ही उनकी प्रेजेंस नहीं रहेगी, बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस रहेगी। जैसे मैंने डिस्कशन भी किया, साउथ कोरिया की तमाम बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि सैमसंग जैसी कंपनियां जो फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में मल्टीनेशनल हैं, है ना, और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बेहद अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। सो द कंपनीज स्टार्टेड ग्रोइंग अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? कोरिया के जो बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, जो बड़े बिजनेस फैमिलीज थे, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्होंने बड़े पैमाने पर फिर से उस इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना शुरू किया। केमिकल इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, और साथ साथ गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प की। मतलब कुल मिला के देयर वाज अ ओवरऑल डेवलपमेंट सिनेरियो। तो अपरेंटली अभी आपको क्या दिख रहा है? अपरेंटली अभी आपको ऊपर से ये दिख रहा है कि कोरिया में एक बड़े लेवल पर डेवलपमेंट चल रहा है, मगर इसी वीडियो के टॉपिक में एक और चीज़ लिखी हुई है, तो अब आप उसकी तरफ भी आगे मूव करोगे। ठीक है, कोरियन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, और कोरियन डेमोक्रेसी अब जो इस्टेब्लिश हुई है दैट इज अ एग्जैक्ट प्योर डेमोक्रेसी वेयर देयर इज अ रूल ऑफ पीपल। लोगों का शासन है, सिविलियंस रूल कर रहे हैं। अब मिलिट्री कूप वाली व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि कोई मिलिट्री बैकग्राउंड का व्यक्ति आ नहीं सकता, लेकिन हाँ, ऑटोक्रेटिक पावर नहीं है कि जनता के बिना कहे, बिना चुने, बिना माने, बिना वैलिडेट किए कोई भी पर्सन देश चलाएगा। अभी जो है वो सिविलियंस में से, या मैं कहूँ सिविलियन के बिहाफ में, सिविलियन के वोटिंग के थ्रू, या मैं कहूँ कि सिविलियन का रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर इलेक्टेड लीडर्स आ रहे हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, है ना, इन सेक्टर्स में इकोनॉमी के बूस्ट दिया जा रहा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस से वही चीज़ कि रूरल जो प्रॉस्पेरिटीज़ हैं उनको ध्यान दिया जाए, रूरल लेवल पर तमाम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनकी इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी को ध्यान दिया जाए। ठीक है, अर्बन लेवल पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उन अर्बन लेवल की फैक्ट्रीज़ को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पार्क ने जिस तरह के इकोनॉमिक मॉडल को एस्टेब्लिश किया था, उस तरह के ही कुछ इकोनॉमिक मॉडल में वापस से यहाँ पर कोरियन गवर्नमेंट काम करना शुरू कर रही है, और बाकायदा गवर्नमेंट इन चीज़ों को फंड कर रही है। ठीक है, कैसे कि भाई ऑब्वियस ही बात है, लोन वगैरह लो, यहाँ वहाँ से इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्शन करो, सेल करो, रेवेन्यू जनरेट करो, टैक्सेस भी दो गवर्नमेंट को। तो ये सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन होना शुरू हो गया इस समय कोरिया में। क्लियर है? Meanwhile, under increasing neoliberalism pressure to open its market, साथ साथ इस समय कोरिया में, अच्छा ये ज़माना 90s का जो ज़माना है, ठीक है, आपको पता है कि 1990, 91 भारत जैसे बड़े बड़े देशों ने भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए थे। अब ऐसा नहीं था कि भारत परिवर्तन कर रहा था उस समय, जिनको आप एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं था कि भारत ये नीतियां शुरू कर रहा था तो इसका मतलब दुनिया भर में नीतियां जो है वो शुरू होंगी, या भारत इनका जो है वो लीडर बन रहा था। और ना ऐसा था कि मतलब ये पॉलिसी यहाँ से शुरू हो रही। ये वो टाइम ही था, लिबरलाइजेशन ये वो टाइम ही था जब अब क्लियर कट समझ में आ गया था कि जो वो एक इंक्लिनेशन है ना, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, एक तरीके से काम नहीं होने वाला है। वैसे तो बहुत पहले से ही चाइना वगैरह में और तमाम देशों में धीरे धीरे इस बात की जो है वो वेरीफाई हो गया था, इस बात की पुष्टि हो गई थी, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि भाई हमें थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए। तो जहाँ पर सोशलिज्म का हब है रूस,
रसिया से, वहाँ से भी चीज़ें जो है वो चेंज होनी शुरू होंगी। 1990s का ज़माना है जब बड़े लेवल पर यूएसएसआर की भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो दुनिया भर में फैलेगी। इसकी और क्राइसिस ऐसे लेवल पर कि आपको पता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। यूएसएसआर टूटा क्यों? अपनी नीतियों की वजह से टूटा, अपने पॉलिसीज़ की वजह से टूटा, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन जो हुआ, तमाम देश बन गए यूएसएसआर से फिर, है ना। तो ये वो टाइम था जब लिबरलाइजेशन दुनिया में चल रहा था पॉलिसीज़ को लेके, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हर देश लगभग अपनी इकोनॉमी में से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था उसको कम करता चला जा रहा था। लिबरलाइजेशन सिंपली मीन्स लिबरल। द वर्ड लिबरल सिंपली मीन्स when you use the word liberal, it simply means that some kind of ease, providing some kind of ease, ठीक है। कुछ उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप ओपन करते जा रहे हैं, उसमें आप कुछ ढिलाई करते चले जा रहे हैं। पहले वो ज़्यादा रिजिड था तो उसकी जो रिजिडिटी है उसको आप कम करते चले जा रहे हैं। तो पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था दैट वाज मेकिंग द थिंग्स रिजिड, ऑब्टेनिंग द परमिशन और तमाम दुनिया भर की चीज़ें, रनिंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो वहाँ की गवर्नमेंट की वजह से वो चीज़ें थोड़ा सा रिजिड हो जाती थी। नाउ this is the age, this is the time when this neoliberal policy was actually spreading throughout the world. तो इस neoliberal policy के अब क्या था इसी समय 1996 अराउंड है, ठीक है, थोड़ा सा गलत ईयर में छपा। इसी दौरान किम एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका ना, किम योंग साम का जो इस समय प्रेसिडेंट है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तमाम लोग एक अपने आप में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आई थिंक पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, सो इसका हेडक्वार्टर है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड विद द पर्पस कि कंट्रीज आपस में एक दूसरे के इकोनॉमिक कोऑपरेशन में हेल्प करेंगे, यानी एक दूसरे को इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे और इस तरीके से एक मार्केट बनेगा, ठीक है। अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू एक दूसरे के मार्केट में अपनी कंपनीज को अलाउ करेंगे ताकि वो ट्रेड करें प्रॉपर तरीके से, और इस ट्रेड के थ्रू वो फिर एक कहीं ना कहीं वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि हर किसी को फ़ायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इस न्यू लिबरल पॉलिसी के अंतर्गत ये OECD भी ज्वाइन किया था इन्होंने, क्लियर है। और साथ साथ अपनी जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को बढ़ावा भी दे रहे थे कि भाई ग्लोबल प्रेजेंस हो इनकी, और साथ साथ इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े कि ये वर्ल्ड लेवल में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको compete कर सकें। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, अपनी कंपनीज को भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ये, या फिर उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे कि ये जो भी लोन लेना चाहें बैंक से उन लोन को आसानी से ले सकें। समझ रहे हो आप? तो कुल मिला के जो एक लिक्विडिटी की फंडिंग हो रही है ना, जो अमाउंट फंड हो रहा है इन कंपनीज में बड़े लेवल पर, वो इस समय होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आप देखोगे कि छोटा सा एक समस्या क्रिएट होता है 1996 में। 1996 में तो OECD ज्वाइन किया था उन्होंने, 1997 में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट हुआ आगे जाके, मतलब छोटा सा क्रिएट हुआ लेकिन वो बड़ा रूप लेता चला गया, क्योंकि समस्या हमेशा छोटी ही दिखती है बाद में, पहले, लेकिन बाद में वो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको अगर उसी समय मिटिगेट ना किया जाए तो अपने आप में बड़ी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 1997 के आसपास अचानक से कोरिया में जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने लगी, क्लियर है, और फाइनेंशियल क्राइसिस के इंडिकेशंस दिखने शुरू हो गए, वित्तीय संकट के इंडिकेशंस देखने लग गए लोगों को, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। अब ये क्राइसिस क्यों हो रही थी, अभी आपने सिनेरियो देख लिया इसके जस्ट पहले वाले इसमें वीडियो में जो मैंने आपसे कवर किया, ठीक है, कि न्यू लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को ये था कि अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा क्या करें, डाइल्यूट करें, जिन डाइल्यूशंस की वजह से ज़्यादातर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। साथ साथ अब इनको भी अपनी कंपनीज़ की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी थी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी थी, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी कंपनी को भी बूस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट तो हेल्प करेगी ना, ठीक है। चलो उसकी वजह से हुआ ये कि अब ये बड़े लेवल पर क्या है, जैसा मैंने अभी एक बहुत छोटी सी बात कही कि गवर्नमेंट फंड्स जो है ये रिलीज़ करेगी, फंड्स भले लोन के टर्म में रिलीज़ करेगी, हमेशा सरकारें लोन के टर्म में ही रिलीज़ करनी है, पर करेगी तो अब कुछ ऐसा ही हो जाए कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग, या ऐसे ही
50 लोग, अभी तो 2 लोग थे, ऐसे ही 50 लोग करोड़ों हजारों करोड़ों का लोन लें बैंक से और लेकर या तो चंपत नहीं भी हो, नुकसान हो जाए। क्लियर है? तो क्या होगा, जिन्होंने लोन दिया था वो सरकार के पास जाके कहेंगे कि भाई अब हमारे कपड़े जो है वो बिकने वाले हैं, यानी कि हम इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? तो सिचुएशन यही हो रही है यहाँ पे कि एक तो गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन था, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन जबरदस्त तरीके से, यानी एक्सपोर्ट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, और जो प्रोडक्ट्स थे वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर थ्रस्ट या मैं कहूँ कंपटीशन मिलना शुरू हो गया। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के चक्कर में इनको जबरदस्त कंपटीशन मिलना शुरू हो गया। तो सरकार का एक तो रेवेन्यू वैसे भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, सरकार का रेवेन्यू जो है वैसे भी थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ। क्लियर है? अच्छा, पहले अच्छा खासा एक्सपोर्ट था जिसकी वजह से रेवेन्यू अच्छा खासा हो रहा था, फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो जो था वो भी अच्छा खासा हो रहा था गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब जो है वो एक्सपोर्ट में कमी आई, एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इनका फॉरेन जो करेंसी का इन्फ्लो है वो भी कम होगा। आपकी कंपनीज, आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको भी अपने अच्छा खासा आपने जो लोन दिया था ये अब वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या उस अमाउंट, दिए गए अमाउंट का आपको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट से। टैक्स वैक्स देंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब दिवालिया होने के कगार पे आएगी कंपनी तो फिर आप क्या ज़बरदस्ती उससे टैक्स लोगे? नहीं। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट गवर्नमेंट की बढ़नी शुरू हो गई, और इनको फंड करते करते करंट अकाउंट डेफिसिट को गवर्नमेंट का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी कम होना शुरू हो गया। तो बड़े लेवल पर इंसॉल्वेंट बैंक, सबसे पहले तो वहाँ पे जो बैंक्स थे इन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट करार देना शुरू कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। क्यों? साहब हमारे पास अब पैसे ज़्यादा बचे नहीं हैं। क्लियर है? और ये बैंक जो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं वो इसीलिए बिजनेस फेलियर्स, बिकॉज ऑफ द बिजनेस फेलियर्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, जब आपके ये जो लोन लेने वाले जो बैंक्स थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, देने वाले, लेने वाले तो कमर्शियल सेक्टर्स हैं, तो देने वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी तो इंटरेस्ट के फॉर्म में जो मिलने वाला था वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। तो जब रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है तो वो अब रीपे कैसे करेगी लोन्स को? तो इनका जो डेट है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर है? बैंक बड़े पैमाने पर इंसॉल्वेंट होने लग गए। इवन जो यहाँ का सबसे बड़ा था बैंक ऑफ कोरिया, तो बैंक ऑफ कोरिया की बात करूं मैं तो बैंक ऑफ कोरिया भी इसमें बड़े लेवल पर इंसॉल्वेंट होने की कगार पर आ जाएगा। मतलब उसके पास भी डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे थे, क्योंकि फॉरेन जो रिजर्व वगैरह था ये सब भी वो लुटा रहा था। अब सरकार के ही हाथ में ये चीज़ है। चलो, इन डेवलपमेंट के साथ साथ जब अब क्या होता है ना, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो बाहर से भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक मार्केट वगैरह वाला, इसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये भी सफिशिएंट आएगा। लेकिन एक बार आपकी इकोनॉमी डाउन फेस पे जा रही है ना, तो बाहर के लोग भी पैसा, शेयर मार्केट वाले भी तुरंत पैसा निकालना शुरू कर देंगे अलग अलग जगह के, कि भैया मार्केट क्रैश होगा, इकोनॉमी इनकी डाउनफॉल में है ही है। ठीक है, तो एक काम करो, नुकसान में है, कंपनियां वैसे भी नुकसान में जा रही हैं। ठीक है, तो यही वो मौका भी होता है जब बड़े पैमाने पर मार्केट क्रैश भी होता है, और यही वो मौका भी होता है जिनके पास कैपिटल है तो वो मार्केट में इन्वेस्ट भी करें। ठीक है, तो यही दोनों मौके होते हैं। शेयर मार्केट के प्रिंसिपल को समझना यही है, मतलब बहुत बेसिक लेवल का है ये। चलो, तो बड़े पैमाने पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे और जो क्रेडिटर्स थे, है ना, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट था उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे इन्होंने अपना अमाउंट इंस्टीट्यूशनल और इसके अलावा जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आने वाले थे, इन सब लोगों ने अपना अमाउंट जो है या जो भी इन्वेस्ट था उसको विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो क्रेडिटर्स यानी जो लोन देने वाले लोग थे, अच्छा लोन IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा दूसरा कोई देगा तो वो तभी देगा जब वो सब पूरा देख लेगा कि हाँ भैया ये इस औकात में है, इस कंडीशन में है कि ये वापस कर देगा। समझ रहे हो आप? और बाकी ये है कि ठीक है, उनको थोड़ा बहुत लेट लपाट या नहीं भी दोगे चलेगा। हालांकि IMF तो एकदम ठोक बजा के देता है, तमाम सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से देख लेता है ना, और कंडीशंस भी ऐसे इंपोज करता है जैसा कि आप देखोगे। तो कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया ने 1991 में जो लोन लिया उसी की वजह से तो हमें LPG पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ी, क्योंकि IMF ऐसे ही लोन नहीं दे देता आपको। वो आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स और लूप होल्स को स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद फिर वो जो है वो सब अच्छे से देख लेता है और फिर सजेस्ट करता है कि ये यहाँ पे आपके लूप होल था, यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है चीज़ों को, और आपको वो करना पड़ता है।
तो वो पैसा जो है वो इसीलिए देता ही है कि यहाँ पर चेंजेस करो, तब जाके आपके यहाँ वापस से आपकी इकोनॉमी जो होगी वो रन करना शुरू कर देगी। चलिए, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होनी शुरू हो जाएगी। कोरियन स्टॉक मार्केट क्रैशेस होने शुरू हो गए, क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशन में बैंक ऑफ कोरिया के भी सारे प्रयास जो है वो खराब हो रहे हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो सारे डिप्लेट हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के सारी जो इकोनॉमी है ना, उसको कहीं से कोई भी आसार नहीं दिख रहा, कोई भी होप नहीं दिख रही थी कि कहीं से कोई चीज हो जो बिना अननेसेसरी बाहर के हेल्प के, कोऑपरेशन के हेल्प कर दे। क्योंकि फॉरेन रिजर्व आपके बहुत बुरी तरह से डिप्लीट हो रहे हैं। अभी फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल इंसान करते ही जब आपका एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्लियर है, तो आपके पास इनफ्लो कम होगा और आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उसको खरीदने के लिए आप वही फॉरेन करेंसी का, फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आपका फॉरेन रिजर्व का इनफ्लो या फॉरेन जो करेंसी है उसका इनफ्लो तो कम है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे वो कम होगा। प्लस आप अब लोन या ये सारी चीज़ें जो है ले रहे थे उनको रीपे करना, क्लियर है। बड़े पैमाने पर ये जो इंसॉल्वेंट हो रहे थे बैंक, स्टॉक मार्केट क्रैशेस हो रहे थे, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से आपका इंटरनल जो रेवेन्यू है वो भी कम होता चला जाएगा। तो बाहर की जो बचा हुआ आपका सेविंग था वो तो खत्म हो रहा है, आपका इनकम लेवल भी अच्छा खासा कम होता चला जा रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं इसको, कॉमन इंसान से बहुत रिलेट करके देख लो कि भाई जो बचाया हुआ था बैंक का, कॉमन इंसान के, मान लो किसी एक इंसान के पास 10 लाख रुपए पड़े थे, अब अचानक से उसकी जॉब चली गई, जॉब और इनकम दोनों खत्म हो गई, कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और अब जो 10 लाख रुपए पड़े हैं उसके हिसाब से उसकी लायबिलिटीज़ भी थी, तो उन लायबिलिटीज़ में भी वो पैसे जा रहे हैं। तो बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा ना कि उसका अकाउंट खाली हो जाएगा, तो अब उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। करेंसी का भी डिवैल्यूएशन कर लिया यहाँ पे इन लोगों ने, ठीक है। करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करोगे अगर, तो बड़े पैमाने पर फिर तुम्हारा एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको अब एक्सपोर्ट करना है तो करेंसी का डिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला प्रॉफिट चाहता है, सामने वाला कभी भी दया नहीं दिखाएगा आपसे, ठीक है। हर देश के साथ ऐसा होता है, जब भी उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में जाती है, उसको और बल्कि अपने रुपए को डिवैल्यूएट करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उस समय उसको ये कहना होगा ना कि भाई लीजिए हम थोड़ा और पैसा कम कर देते हैं अपना, है ना, डिवैल्यूएशन है, अब आप इतने रुपए में इतना ज़्यादा चीज़ आ जाएगा, ठीक है, यानी आप जो है वो ज़्यादा अमाउंट हमको दे सकेंगे, ठीक है। चलिए, अब ऐसी सिचुएशन से हम उबारते हैं कोरिया को, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपने समझ ली अच्छे से कि कोरिया जो है वो प्रॉब्लम में जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में 1997 के आसपास कोरिया ने 21 नवंबर 1997 में कोरियन गवर्नमेंट ने IMF को अप्लाई किया, ठीक है। IMF को अप्लाई किया कि भैया हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, हमारे यहाँ बड़े लेवल पर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन का है, यानी जो कंपनीज और फैक्ट्रीज और बैंक्स की वर्किंग है, इसके लिए भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब जब फाइनेंशियल असिस्टेंस आएगी तो IMF हमेशा क्या करता है, हमेशा मैंने कहा पॉलिसीज़ बताता है कि आपको क्या क्या करेक्शंस करने हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, और आप जब वो इम्प्रूवमेंट्स करोगे तभी जाके आपको, जब आप एग्री हो जाओगे तभी जाके आपको IMF जो है वो पैसा भी देगा, आपको फंड रिलीज करेगा, और साथ साथ वॉच भी करेगा प्रॉपर तरीके से कि हाँ आपकी जो इकोनॉमी है वो आगे जा रही है और आप आगे जाके सारा कुछ जो है डेट जो है, जो आपने कर्ज लिया है, उसको रीपे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है, इस क्राइसिस की सिचुएशन में सिटीजनशिप जो होती है या सिटीजन्स जो होते हैं, है ना, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कोरिया में, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का, कोऑपरेशन का, देश के काम आने का, ठीक है। देश के लोगों को जब समझ में आया कि भाई यहाँ पर हम IMF से कर्ज लेने वाले हैं, हमारे बैंक इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बैंक ऑफ कोरिया भी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है सिचुएशन में, सरकार के ऊपर बड़े लेवल पर कर्ज है, ठीक है, देश दिवालिया होने के कगार पर आ रहा है। जब ये समझ में आया वहाँ के लोगों को कि अब हम इंसॉल्वेंट होने के कगार पर आ रहे हैं, तो लोगों ने वहाँ पर क्या किया, एक्टिवली स्टार्टेड दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फॉरेन लोन रिपेमेंट। This was the spirit of the people of the Korea, South Korea. So the people actively contributed in the repayment. उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो भी सेविंग्स बची हैं लो और लोन रिपे करो। ये वही है कि भले मतलब
होता है ना कि चींटी कुछ छोटा छोटा एक ऐसा लेके जाती है और ऐसा धीरे धीरे करके वो बहुत सारा इकट्ठा कर सकती है, तो भले वो छोटा ही एफर्ट था, लेकिन आप देखोगे इन छोटे छोटे एफर्ट से आगे जाके कितने बड़े लेवल पर लोन रिपे हो भी पाएगा इन लोगों का, ठीक है। सो इन कोरिया द गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। कोरिया में उस समय लोगों के पास जितना भी सोना रखा हुआ था उस सोने को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उस सोने को लेकर सरकार को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। उसके लिए सोसाइटीज़ बनाई गई, कमेटीज़ बनाई गई और सब प्रॉपर ईमानदारी के साथ में वहाँ पर सोना जमा करना शुरू करेंगे। उस सोने को सरकार तक पहुँचाया जाएगा, गोल्ड को प्रॉपर गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाएगा और गवर्नमेंट के पास वो सोना रखा जाएगा। इसी बीच जो किम है, ठीक है, जो पुराने किम यंग सैम थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन उनसे समझ नहीं रही थी। इलेक्शंस हुए वापस से और 1997 में अगेन द नेक्स्ट अपोजिशन लीडर किम दाय जुमा इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो अगले प्रेसिडेंट वहां पर इलेक्ट हुए किम दाय जुमा, ठीक है। बड़े लेवल पर ये जो चेंजेस हुए, इन चेंजेस के दौरान आप देखोगे खासकर जो गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट था, उस गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के दौरान जो गोल्ड कलेक्ट हुआ उससे इनको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा का मतलब है कोई बहुत ज़्यादा, अब ऐसा नहीं था कि करोड़ों अरबों और हज़ारों करोड़ों का कर्ज जो है वो जनता जो है वो गोल्ड के दम पर चुका देगी। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं एक फैक्ट कि जितना भी उस समय कोरियन गवर्नमेंट के पास लोन था या जितना भी उनके पास डेट था उसका 10% वहाँ के सिटीजन्स जो है उन्होंने चुका दिया। इतना गोल्ड वहाँ पर डिपॉजिट हुआ कि जब उस गोल्ड को इन लोगों ने IMF को दिया कि भैया हमारे पास सोना भी है, मतलब इसको मोनेटाइज कर दो, मोनेटाइज करके हम लोगों को कर्जा चुका दे। ये होता है ना कि आपको मान लीजिए बहुत किल्लत हो गई, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, तो आपके घर में रखा हुआ गोल्ड आप उसको क्या करते हैं, उसको कोलेटरल के तौर पर गिरवी रखते हैं और लोन लेते हैं, तो वो उस गोल्ड की वैल्यू का लोन आपको मिलता है उसी के हिसाब से, है ना, कुछ काट वाट के ऐसा देते हैं। अभी क्या है, जितना गोल्ड इनके पास था उसी गोल्ड को मोनेटाइज करवा लिया इन्होंने कि भाई ये हमारे पास गोल्ड है। 10%, मतलब अगर 100 रुपये कर्ज था तो 10 रुपये तो एटलीस्ट आपका अरेंज हो ही गया उस गोल्ड से। जब ये बात हज़ारों करोड़ों में होती है तो कम नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कि 100 रुपये में से 10। चलिए, नाउ अगेन दिस वाज द सेकेंड टाइम व्हेन देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। वाई? क्योंकि एक इसके जस्ट पहले वाला इलेक्शन हुआ था, है ना, और ये दूसरा इलेक्शन हो रहा था, दूसरी बार का मतलब दूसरी तीसरी बार का इलेक्शन हो रहा था, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौरान मिलिट्री कूप नहीं हुआ, कोई भी मिलिट्री लीडर जो है वो अराइज नहीं हुआ और डेमोक्रेटिक तरीके से ही पावर ट्रांसफर भी हो रहा था, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही थी। क्लियर है? सो नाउ इन 2012 ऑनवर्ड्स देयर वाज अ लीडर नोन एज कंजर्वेटिव पार्क गुनह्याई। ये वही है, कौन है? जनरल पार्क की बेटी हैं और यही कारण था कि ये इलेक्ट भी हो गई, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतने ज़बरदस्त लेवल पर थी कि जब इन्होंने इलेक्शन लाया, थोड़ा सा कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थी, है ना ये। लेकिन 2012 में ये इलेक्ट हुई एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये चीज़ उस समय न्यूज़ में भी थी अभी कुछ सालों पहले, ठीक है। सो शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू किया, अपने हिसाब से चीज़ों को रीबिल्ड करना शुरू किया। इकोनॉमी जो है वो पीक पर, मतलब अब वापस से ग्रोथ की तरफ, जो पीक का मतलब अपने ग्रोथ की तरफ जा रही थी, है ना, रिकंस्ट्रक्शन हो चुका था इकोनॉमी का। और शुरुआत से ही पार्क गुन को बड़े लेवल पर सपोर्ट था उसका। सिर्फ और जैसा कि कहा मैंने, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि इनके फादर की जो लिगेसी थी, है ना, उसकी वजह से इतनी पॉपुलर थी कोरिया में, है ना। लेकिन 2016 में इनको रिमूव कर दिया गया। उसका कारण इम्पीचमेंट किया गया, बाकायदा इम्पीचमेंट करके रिमूव किया गया। किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीच करके रिमूव करना मतलब बेइज्जत करके रिमूव करना एक तरीके से, है ना, उसका ह्यूमिलिएशन करना एक तरीके से, है ना। तो इम्पीचमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रेसिडेंट इम्पीच होने के डर से ही छोड़ देते हैं अपने गद्दी को, अपने पद को, ठीक है। पहले तो इम्पीचमेंट किया गया इनका और इम्पीचमेंट के बाद जो है वो रिमूव किया गया। उसका रीज़न एक्चुअली क्या था कि ऐसा माना जाता था कि पार्क जो है जब से राष्ट्रपति बनी थी तो पार्क वॉज नॉट दैट मच पॉलिटिकली कॉम्पिटिटिव, नॉट दैट मच पॉलिटिकली वर्दी। शी गेन द पोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ हर फादर्स लिगेसी। अपने पिता की लिगेसी की वजह से पोस्ट पे तो आ गई। अब ऐसा नहीं था कि इतनी भी राजनीतिक रूप से अयोग्य थी, लेकिन जहां भी कॉम्प्लेक्स मैटर आते थे और तमाम चीज़ें आती थी कि अब कैसे गवर्नमेंट को रन करना है, तो वहां पर ये एक ऐसे पर्सन की एडवाइस लिया करती थी
और एक इनकी फैमिली में ही एक पर्सन हुआ करती थी, फीमेल थी, जिनको इन्होंने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे दे दिए। अब इसको क्या माना गया, इसको संविधान का उल्लंघन माना गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सेंसिटिव मुद्दों को भी जाने तो ठीक है, लेकिन कोई सिविलियन, कोई बाहर का व्यक्ति जो है सारा देश चला रहा है और राष्ट्रपति को ओवर पावर कर रहा है, तो ये थोड़ी है, ये तो संविधान का अपमान हो गया। और प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड करने वाला डेजिग्नेशन होता है, पर्सनालिटी होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए इम्पीचमेंट हो गया। और आप देखोगे 2016 में इनको हटाने के लिए बड़े लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, हालांकि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, ध्यान रखिएगा, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, क्लियर है। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था दैट वाज पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, और ये शो करता है कि कोरिया के लोग कितने मैच्योर हो चुके थे पॉलिटिकली। मतलब दंगा फसाद तोड़फोड़ ये नहीं, कैंडल लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे एंटी पार्क जो प्रोटेस्ट थे, तो प्रो पार्क प्रोटेस्ट भी हुए थे इस समय, कि मतलब कुछ लोग जो हटाना चाह रहे थे उनके अगेंस्ट में विरोध कर रहे थे कि तुम लोग नहीं जानते हो एग्जैक्टली, और जबरदस्ती हटाया जा रहा है। बट फाइनली शी वॉज रिमूव्ड, क्लियर है। और अब देखेंगे आगे जाके कि कोरियन डेमोक्रेसी जो है, जो कोरियन डेमोक्रेसी के ऊपर जो कर्ज है बेसिकली, आप देखेंगे कि वहाँ के सिटीजनशिप या सिटीजन्स का भी है, ठीक है। इट ओड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सिटीजन्स एलिवेटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। किसी भी देश की जो समृद्धि होती है, किसी भी देश का जो ग्रोथ होता है, इसमें देखो वहाँ की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है वो तो महत्वपूर्ण होती ही थी है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही चीज़ बताने की बात की जा रही है कि कोरियन डेमोक्रेसी 1945 में जो देश जापान के क्लचेस से आज़ाद हुआ, 1950 में जो वॉर में चला गया, कोल्ड वॉर जहाँ हुआ, और 1953 के बाद जिसने डेवलपमेंट शुरू किया वो भी मिलिट्री कूप हो गया। फिर धीरे धीरे 80s के डिकेड में जहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो एक ऐसा देश जिसने बहुत ज़्यादा पहले नहीं, अभी कितना समय है, 1980 के बाद आप लगा लो, ठीक है, लगभग 40 साल पहले, 40 साल 50 साल पहले जो है यहाँ डेमोक्रेसी फुल फ्लेज्ड में रन करना शुरू कर रही है। ऐसा देश कितने मैच्योर लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो जो वहाँ पर आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो तो था ही। कोरिया में जो डेमोक्रेसी है दैट वाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव की कम समय में। दूसरी चीज जो थी दैट वाज सिटीजन्स एलिवेटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्लियर है। आपने देखा प्रोटेस्ट करते हैं तो कैंडल लाइट है ना, कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं। दैट इज शोइंग मैच्योरिटी कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू अस। इसको बनाने में हमारे जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, इन्हीं का टैक्स पैसा और सरकार का जो पैसा लगा है वो सब कहीं और से बाहर से नहीं आया, वो सब यहीं का प्रोडक्शन है, क्लियर है। तो ये एक बड़े लेवल पर चीज़ों को शो करती है। और आज के डेट में भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर कोरिया में जो रिपब्लिकनिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और आगे भी जहाँ जा रहा है, जिस तरफ ये एडवांस हो रहा है, दुनिया के लोग इससे सीख सकते हैं बहुत कुछ, समझे। ये एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकता है दुनिया के लोगों के साथ। तो दिस वॉज द वीडियो अबाउट कोरियन डेमोक्रेसी एंड द IMF क्राइसिस। इसके साथ साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आपको रास्ता बताते हैं कि कैसे आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं का मतलब आप क्लास 11th के जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, ठीक है। यूट्यूब इज़ द वे, लेकिन द ईजीएस्ट वे इज़ टू एक्सेस दीज वीडियोस थ्रू द वेबसाइट। तो www.magnetbrains.com सर्च करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह का एक विंडो दिखेगा जिसमें क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक के सारे जो सब्जेक्ट मटेरियल्स हैं, जो कोर्सेस हैं, वो प्रॉपर यहाँ पर अरेंज हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं क्लास 11 की, तो आप क्लास 11 को जब क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लास 11 को क्लिक करेंगे तो क्लास 11 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो सारे आपको जो कोर्सेस हैं वो प्रॉपर दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको क्लास 11th हिस्ट्री भी दिख जाएगी कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पे ऐसा दिखेगा, वो उधर क्लिक करोगे तब जाके इस तरीके से आपको एक विंडो दिखेगा, ठीक है। इस तरह के विंडो में आप देख पा रहे हैं कि सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जो है प्रॉपरली अरेंज किए गए हैं आपके लिए।
चैप्टर वाइज और हर चैप्टर का टॉपिक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सेशन सारी चीज़ें हमने जो है प्रॉपरली अरेंज की हैं। बस जिस भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक को वॉच करना है जस्ट क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखिए ये हमारा एफर्ट जो है ये सारा कुछ आपके लिए है कि आप अपने घर बैठे नॉलेज को अपने तक पहुंचने दें। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपकी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही साथ बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।